हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टेप अप एकेडमी में। जहां पर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि भैया यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है आप लोगों के आईआईटी जेईई के रिगार्डिंग। और यहाँ पर आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और साथ ही साथ में जो आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको फुल्ली यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। और जो लोगों ने अभी तक अगर यहाँ पे इसको ऐप पे नहीं देखा या वेबसाइट पे नहीं देखा है तो भैया उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भाई स्टेप अप एकेडमी नाम की आपको एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, जिस ऐप पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव इसकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो, प्लस पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, 24/7 फ्री एक्सेस, रेफरेंस एंड अर्न। ये बहुत सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी, पर कब? जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग आ जाते हैं हमारे उस मेन टॉपिक के ऊपर जिसकी वजह से आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जो कि है एक ऐसी टेस्ट सीरीज जहां पर आपको मिलेगा इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि आपको एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोगों का मेन मोटो ही यही होना चाहिए कि भाई हम लोगों को यहां पर नॉलेज गैदर तो करना है, पर वो नॉलेज इस तरह से होना चाहिए कि वो आपके एग्जाम में भी हेल्प करे और आप लोगों को एक अच्छे नंबर और अच्छी रैंक पर लेकर जाए, जिसके बेनिफिट के तौर पर ही तो आप लोगों को आगे आपके जो मनचाहे ब्रांच होगी या जो स्ट्रीम होगी वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए जी, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो कि होगा क्लास 11th का, जो कि होने वाला है आपके पास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर आप लोगों को कुछ और भी इश्यूज होते हैं या कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होती है, तो ये सारे जो आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर दे के रखे गए हैं, एक ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप लोगों को सारे यहां पर अवेलेबल करवा चुके हैं, तो भैया आप चाहो तो यहां सोशल मीडिया पे भी हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस, अब हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास में क्या है भाई, हमारे पास में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं जरा। इस लेक्चर में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जरा पेन के कलर को हम लोग कर देते हैं चेंज, तो हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं सबसे पहले मैटर क्या होता है वो, उसका क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ में जो मेजरमेंट्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, वो सारी बातें, साथ ही साथ में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस को भी यहां पर कवर करेंगे। ध्यान रखना, बेसिक आपके पास में जरूर बोला जाता है, बट ये आपका एक ऐसा फंडामेंटल चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद में ही आगे जाके आप लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो तभी जाकर आप लोग का यहाँ पे बेस बन पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे इसी बात पर अटक जाते हैं कि जब एटॉमिक मास दिया गया है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, साथ ही साथ एएमयू क्या होता है, क्या 1 ग्राम एटम बराबर 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स या एटम्स होते हैं, इन बहुत सारी चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को यहां पर हम लोग आज इस लेक्चर में दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जी, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा सबसे मेजर पोर्शन, जो कि शुरू होता है मैटर के साथ में, दैट इज व्हाट इज मैटर। तो देखो, मैटर की शुरुआत के पहले आप लोग ये ध्यान रखो कि भैया जब कभी भी हम बात करेंगे किसी भी चीज की, तो वो सारी की सारी जुड़ी हुई है इस पूरे यूनिवर्स के साथ में। ठीक है, यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें यहां पर एग्जिस्ट करती हैं, एक होता है जिसे कहा जाता है हमारे पास में मैटर, और दूसरी चीज होती है हमारे पास में एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वो दो मेजर चीजें होती हैं जो हम लोग इस यूनिवर्स के अंदर देखते हैं, और हम लोग जो भी स्टडी करेंगे ना वो सारे इसी के अराउंड करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास में जो आज का मेजर पोर्शन होने वाला है, वो मेजर पोर्शन होने वाला है कि भैया यहां पर जो मैटर है वो क्या होता है। तो अगर इस मैटर के रिगार्डिंग आप लोगों से बात की जाए तो भाई बहुत सिंपल सा है। मैटर के रिगार्डिंग कहानी यह है कि भाई मैटर क्या होता है, तो हर वो सब्सटेंस जो कोई जगह घेरते हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, साथ ही साथ में जिनमें मास पाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। तो आप इसको बहुत इजीली यहां पर लिख सकते हो कि सब्सटेंस या सब्सटेंसेस having mass and occupy space। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास में मैटर। ध्यान रखना, ठीक है।
अब यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि कोई जगह घेर रहा है जिसमें मास होता है, वो आपके पास में मैटर कहलाता है। और एक क्वेश्चन इसमें से आपके पास बन जाता है, खैर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है जैसे कभी वाइवा वगैरह हुआ या आपके कुछ इंटरव्यू हुए या आपके पास में कोई भी कभी सपोज कॉलेज वगैरह में आप लोग चले गए तो वहां पर भी पूछा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाता है कि भाई यहां पर सब्सटेंस एंड जो मैटर होता है, ठीक है, वो यहां पे सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है। मतलब सब्सटेंस या मैटर एक ही चीज होती है या फिर यहां पर ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये इस तरह का कई बार क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। तो भाई आप लोगों को बता दिया जाए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो सारा का सारा हमारे पास में जो मेन चीज है वो क्या है, यहां पे मैटर है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि आपके पास में मैटर एक सिंगल यूनिट होती है जो भाई साहब अपने आप में ही एक बड़ी सी यूनिट है। और जब कभी भी मैटर के हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मैटर का स्पेसिफिक पार्ट जो होता है ना, वही आपके पास में कहलाता है सब्सटेंस। ठीक है, जैसे आप बात करते हो, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के तीनों क्या है, मैटर है। पर स्पेसिफिकली मैंने किसी सॉलिड की बात करी तो दैट इज सॉलिड सब्सटेंस। और ये सॉलिड सब्सटेंस किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपके पास में मैटर से। तो ऐसी कुछ कहानी होती है मैटर एंड सब्सटेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया किस तरह से बता के रखा है। तो बहुत ईजी सा है ये, ऐसी कहानी चलती है। नाउ अब अगर मैं आगे बात करता हूं कि भाई साहब इस मैटर को हमको क्लासिफाई करना है या मैटर को हम लोगों को अलग अलग पार्ट में बांटना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं भैया जी हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पे मैटर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया मैटर। मैटर दो तरीके से अलग अलग करे जा सकते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के तहत इसको क्लासिफाई कर सकते हो या फिर इसको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के तहत इसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो यहां पर एक तरीका होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर सबसे पहले मैं बात कर लूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहां पर सिंपली तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से तरीके होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे बांटा गया है यहां पे सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन तरीकों से इसको यहां पे बांट के रखा गया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना भाई साहब, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो लोग बोलेंगे कि सर इसके अलावा भी कई सारी स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है, बोस-आइंस्टाइन स्टेट होती है जिसको सुपर कूलेंट स्टेट भी कहा जाता है, एंड मैनी मोर। और गूगल पे सर्च कर लोगे, बोलोगे सर 22 स्टेट्स होती हैं, फिर बोलेंगे कि वहां एक जगह लिखा हुआ है कि 40-42 स्टेट होती है। देखो बहुत सारी स्टेट होती है, बट मेजरली जो हमारे पास में पढ़ने वाली या जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं वो यहां पर ये तीन यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये इस तरह से रहता है। ठीक है, इसके बाद अगली हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करते हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज के तहत हम लोग यहां पर बात करते हैं कि दो तरह के हमारे पास में सब्सटेंस होते हैं। दो तरह के सब्सटेंस में पहले होते हैं हमारे पास में प्योर सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास में इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी भी दो तरीके से यहां पर बांट दी जाती है। एक होता है हमारे पास में एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास में कंपाउंड्स। ठीक, तो ये दो तरह की कैटेगरी यहां पर बढ़ गई। अगर मैं यहां पे बात करता हूं अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की, तो कृपया इस पे ध्यान दें। जब कभी भी आप बात करते हो एलिमेंट्स की, तो ये एक ऐसा प्योर फॉर्म है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपने गोल्ड लिया एज अ एलिमेंट, तो उसके अंदर सारे के सारे एटम किसके मिलेंगे, आपको गोल्ड के मिलेंगे। तो ये क्या होता है, एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ सब्सटेंस जिसको क्या कहा गया है, एलिमेंट। और किस कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। तो भैया एलिमेंट के हमारे पास में तीन टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, तीन टाइप हमारे पास में हो जाएंगे। सबसे पहला होगा मेटल, ठीक है, दूसरा टाइप यहां पर होगा आपके पास में नॉन मेटल्स, और अगर थर्ड टाइप की बात करते हो
वो होने वाला है आपके पास में मेटलॉइड्स। ठीक, तो ये 3 कैटेगरी बन गई हमारे पास में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, इजी, बहुत इजी। अब इसके बाद में अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो कंपाउंड भी फर्दर मोर 2 टाइप से यहां पर डिवाइड होता है। पहले टाइप की अगर आप बात करते हो कंपाउंड की तो वो होता है आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकेंड वन की बात अगर आप करते हो तो ये होता है आपके पास में इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये 2 टाइप से यहां पर क्या करा गया है, इसको बांट के रखा गया है। तो कंपाउंड्स 2 टाइप के हुए, एक हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ बात कर लेते हैं अब यहां पर सब्सटेंस की जो कि आपके पास में इम्प्योर फॉर्म वाले होते हैं। तो भैया इम्प्योर फॉर्म वाले सब्सटेंसेस की जब कभी बात करते हैं तो इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास में आते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में आपके पास में क्या आएगा, मिक्सचर आएगा। मिक्सचर यहां पे 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, और दूसरा जो मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। अगर आप बात करते हो इनकी क्लासिफिकेशन की तो भाई बहुत सिंपल सा है। होमोजीनियस में क्या होता है, सेम स्टेट पाई जाती है। जैसे अगर आप बात करते हो कि आप सपोज दुकान गए, दुकान जाकर आप लोगों ने क्या करा, खाने वाला मिक्सचर लेकर आए, तो इस खाने वाले मिक्सचर के अंदर क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। पर अगर आप बात करते हो कि भैया आपने जाकर कहीं पर वो पानी बतासे की चाट खा ली, तो वहां पर दही लिक्विड फॉर्म पे है, सेव सॉलिड फॉर्म पे है, पपड़ी सॉलिड फॉर्म पे और आलू सॉलिड फॉर्म पे है, पानी जो उसके अंदर डाला दैट इज अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, मतलब मिक्सचर तो है सब कुछ, अमाउंट वहां पे फिक्स नहीं है, बट कैसी स्टेट है यहां पे अलग अलग, दैट इज हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में क्या होगा, सब कुछ एक जैसा होगा। तो यहां पर मैटर को पूरा इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ध्यान देना, बहुत इजी सा क्लासिफिकेशन है, बहुत आसानी से आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। इस तरह से यहां पर आपको मैटर को क्लासिफाई करना रहेगा। नाउ अब बढ़ जाते हैं हम लोग यहां पे आगे, जहां पे हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स की जब कभी भी यहां पे बात की जाती है तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि इसका डीप डाउन इंफॉर्मेशन या पूरी हिस्ट्री खंगालने वाली जो बात होती है वो आती है इसके बाद वाले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी हमारे पास में काम की चीज ये होती है कि जब भी एटम्स की बात की जाती है तो एटम्स का मतलब क्या, कि भाई साहब बीच में बिल्कुल एक ऐसा गोला होगा जिसको हम कोर बोल सकते हैं, जो कहलाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होने वाली हैं, एक होने वाला है न्यूट्रॉन और एक होने वाला है प्रोटॉन। जहां पर न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, 0 चार्ज, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो होता है नेचर में पॉजिटिव, इसके लिए इसके ऊपर कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस के चारों ओर अगर बोहर की माने तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, पर अगर समरफील्ड की माने तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इलिप्टिकल पाथ पर। वैसे हमारे पास में बात जो मानी जाती है वो अपने इसकी बोहर की मानी जाती है, समरफील्ड की बात को इतना ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि वहां पर भी वो लाइन स्पेक्ट्रम वाला इश्यू जनरेट हो जाता है। तो खैर वो अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से ये जो लाइन स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो क्यों कभी समरफील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी बोहर को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर अभी यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो एटम्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में काफी होगी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेंटर में होता है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और यहां पर इसकी खासियत आपके पास में ये रहती है कि न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो आपके पास में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, एटॉमिक मास को डिफाइन करता है। ठीक है, एटम का पूरा जो मास होता है वो डिपेंड करता है इस न्यूक्लियस के ऊपर ही। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमते रहते हैं। तो ये आपके पास में होता है एटम, और एटमों के कॉम्बिनेशन, चाहे आप सिमिलर कॉम्बिनेशन करो या फिर आपके पास में डिफरेंट कॉम्बिनेशन करो, तो उससे क्या बनते हैं, उससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन के 2 एटम्स को अगर आपने मिला दिया तो यहां पर क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरह से अगर मैंने यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो यहां पर भी क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। परंतु इस बार के मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है कि इस बार के मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास में 2 टाइप के होंगे, या तो सिमिलर एटम से बने हुए या फिर अलग अलग एटम से बने हुए। तो ये कहानी होती है एटम्स एंड
मॉलिक्यूल्स की। क्लियर हो गई बात? खास बात ध्यान रखना, इसका आगे काम आने वाला है कि ये होगा न्यूक्लियस, जहां पर आपके पास एटॉमिक मास डिपेंड करेगा किसके ऊपर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, साथ ही साथ में ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एक चीज और यहां पर आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि जैसे ये एटॉमिक मास नंबर से डिफाइन होता है, उसी तरह से एक पॉइंट और होता है जिसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, जो कि आपके पास में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जब कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेक किया जाता है तो वहां से क्या बनता है, एटॉमिक नंबर बनता है। ये वो नंबर होते हैं जो आगे चल के इन एटम्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने में काफी ज्यादा काम आते हैं, और इन एटॉमिक नंबर की वजह से ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाते हैं हर एक एटम की। क्लियर हो गई बात? यहां पर ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन कर रहे हैं नंबर को, और मास डिफाइन कर रहा है क्या, न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब इसी बेसिस पर क्या है, आपके पास में आओ सीधे अब प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऑब्वियस बात है, आपके पास में केमिस्ट्री में दो तरह की प्रॉपर्टी होने वाली है, आइदर इट इज आपका एटम हुआ, या आपका एलिमेंट हुआ, या आपके पास में मैटर हुआ। एक होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की मानी जाए तो भैया क्या बोलता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मेजर की जाती है विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑन द सब्सटेंस नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। मतलब आपने क्या करा भैया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई तो बॉन्ड या तो नए बनेंगे या ब्रेक होंगे, जिससे एटम और उसके मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बिना कुछ इसमें इफेक्ट लाए अगर आप किसी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपने क्या करा, किसी सामान को तोलना चालू करा, जो तो तोलने पर क्या होगा, उसका मास कैलकुलेट करोगे, या बोला जाए और अच्छे से वेट कैलकुलेट करोगे, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो क्या होगा, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको इवेल्युएट किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ मैटर इटसेल्फ नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपने क्या बोला कि भैया हम लोग अगर जब भी केमिकल प्रॉपर्टी को यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो भाई साहब क्या बोला है, किसमें, एट द कॉस्ट ऑफ मैटर इटसेल्फ। मतलब वो मैटर को आप किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। कैसा ट्रांसफॉर्म, एक एग्जांपल देके रखा हुआ है कि आपके पास में नेचर में जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब आप उसको क्या करते हो, जला दे रहे हो, ठीक है, वो कंबस्टिबल गैस होती है, वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बहुत जल्दी से क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी में जलती है, जिससे कि उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहीं पर इसके बारे में कहा गया है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो द स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर बाय कंज्यूमिंग इट, अगर आप शक्कर के बारे में बात करोगे तो भाई शक्कर का मास तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पर शक्कर की जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि भैया ये स्वीट होती है। अब ये स्वीट होती है कैसे पता चलेगा, जब वो शुगर आप लोगे, उसको अपने मुंह पे रखोगे और वो शुगर खुद मेल्ट होके जब अपने रूप को बदलेगी, जिससे आपको उसका टेस्ट पता चल रहा है, तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सिंपल सा है, फिजिकल प्रॉपर्टी जहां पर आप उसके कंपोजिशन वगैरह को चेंज नहीं कर रहे हो, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जो भी कोई मैटर होगा खुद को सेक्रीफाइस करके अपने रूप को बदलेगा, जिससे कि वहां पे उसकी प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होगी दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अगला हमारे पास में क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। अब भाई हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई एटम होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर अब होगा क्या कि हर एक चीज को, जैसे किसी की मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेजरमेंट। जब तक तुम किसी का मेजरमेंट प्रॉपर यहां पर नहीं कर पाओगे तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करना बहुत मिस्टेक हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सा आप लोग को एग्जांपल देता हूं। अगर आप नॉर्मल किसी भी खाने के स्टॉल पर जाते हो, जो नॉर्मली कहीं पर भी आपको लग जाएगा, सड़क किनारे पे कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे, और वो चीज यहां पर ये रहेगी कि भाई हर दिन उसके खाने का टेस्ट अलग होता है। ठीक है, हर दिन क्या होगा, कभी अच्छा बनेगा, हो सकता है कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी मिर्ची ज्यादा हो गया, कोई दूसरे एलिमेंट वहां पर कम ज्यादा हो गए। वहीं अगर किसी बड़ी ब्रांच या फिर कोई बड़ी जो रेस्टोरेंट की चेन होती है, वहां पर जाकर आप किसी भी खाने को कंज्यूम करोगे, तो भैया आप लोग को एक चीज समझ में आएगी कि जो खाने का टेस्ट होता है वो हर जगह पर एक जैसा होता है। अब दोनों में यहां पर क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में यहां पर डिफरेंस होता है मेजरमेंट का,
क्योंकि जब कभी भी कोई बड़े रेस्टोरेंट में आप अगर सेम टेस्ट को वहां पर फील करते हो तो उसका रीजन होता है मेजरमेंट। वो हमेशा उस खाने को बनाते टाइम पे अपने मेजरमेंट को एक्यूरेट करते हैं। उनके लिए फिक्स है कि भैया इतनी सब्जी जब आप बना रहे हो तो उसमें इतनी क्वांटिटी में शुगर डलेगी, इतनी क्वांटिटी में सॉल्ट डलेगा, इतनी क्वांटिटी में यहां पर आपके पास में जो भी मिर्चियां वगैरह रहेंगी, मसाले रहेंगे, वो डलेंगे। तो वो फिक्स होता है। तो इसी वजह से अगर आप देखो इतनी छोटी चीज से लेकर अगर आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर जाना है तो वहां पर भी मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर अब इस मेजरमेंट की मैं बात करता हूं तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट की जब आप बात करोगे तो मेजरमेंट के तौर पर सबसे पहले क्या हुआ था, जो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था ना, वो इंट्रोड्यूस हुआ था किलो। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस हो क्या रखा हुआ था, सबसे पहले वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था किलो। तो अब किलो के साथ में इशू यहां पर लोगों को यह आने लग गया कि भैया जो किलो वर्ड होता है वो लोग पहले लेंथ को मेजर करने के लिए भी यूज करने लग गए, वेट को मेजर करने के लिए भी यूज करने लग गए और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज करने लग गए। अब आप लोग बोलोगे सर ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये तो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, पर यहां पर भी डिफरेंस होने लग गया। कैसे डिफरेंस होने लग गया, अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि राम श्याम से 1 किलो ज्यादा है, ठीक है, अगर ये वर्ड आया और एक वर्ड आया कि राम से श्याम का घर 1 किलो दूर है, तो दोनों में फर्क क्या पता चला। पहला वाला तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया कि भैया राम श्याम से 1 किलो ज्यादा है, तो 1 किलो ज्यादा क्या है, 1 किलो मतलब क्या उसकी 1 किलो हाइट ज्यादा है, या बोला जाए कि भैया 1 किलो उसका वेट ज्यादा है और राम से श्याम का घर 1 किलो दूर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लग गए। इसी वजह से धीरे धीरे करके फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने और सुधार करना चालू कर दिया, जहां पे जब कभी भी डिस्टेंस की बात करने लग गए तो फिर करा कुछ नहीं, इस किलो के आगे क्या लगा दिया, मीटर लगा दिया। तो लोगों को पता चल गया कि भैया बहुत लंबी दूरी की बात कर रहा है, दैट इज किलोमीटर। जब वेट की बात करने लगे तो वेट को डिफाइन करने के लिए किलो के आगे क्या लगा दिया गया, ग्राम लगा दिया गया। बस इतना डिफरेंस करा और कुछ भी नहीं करा। साथ ही साथ में जो लेंथ थी, अब इस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या कर दिया गया, चीजों को छोटा करना चालू कर दिया। जैसे किलोमीटर जो था, अब इसको छोटा करके क्या कर दिया गया, इसको छोटा करके बना दिया गया मीटर। और छोटा करना है तो भैया और छोटे पे क्या कर दिया गया, सेंटीमीटर। तो इस तरह से सबसे पहले ये सारे मेजरमेंट हमारे सामने आने लग गए। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट सामने आया। अब इस मेजरमेंट के टाइम पे हम लोगों को क्या करा गया, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने नई नई चीजों को डिस्कवर करा, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ, डिराइव क्वांटिटीज हुआ, वो सारी चीजें हम लोगों ने मेजर करी। ठीक है, अब देखो क्या हुई कहानी, जरा इसको समझो। हुआ क्या कि जैसे अभी प्रॉब्लम आ रही थी किलोमीटर लेंथ में और किलोग्राम में, तो इसी वजह से लोगों ने यह डिफाइन कर दिया कि भैया कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। ठीक है, जिन फंडामेंटल्स यूनिट को हमेशा एक आपके उसके स्पेसिफिक नाम से या स्पेसिफिक यूनिट से ही उसको हमेशा डिफाइन किया जाएगा। जैसे अगर आपके पास में बोला गया फंडामेंटल यूनिट्स क्या, डेफिनेशन आपके पास में लिख कर रखी गई है। डेफिनेशन जीवन में भी कभी आपसे नहीं पूछने वाले हैं, बट हाँ ध्यान रखना आपके पास में बहुत सिंपल सा तरीका जो आप याद रख सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको आपने और ज्यादा अलग अलग रूप में नहीं देखना है, वो अपनी ही क्या बोला जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग होना चाहिए, या बोला जाता है ये वो पॉइंट होता है जहां से सारी और दूसरी यूनिट्स यहां पे डिराइव होने वाली हैं या बनने वाली हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। अगर फंडामेंटल यूनिट्स की बात की जाए तो टोटल 7 तरह की हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो इन 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स को ही हम लोग यहां पर पहले फटाफट देख लेते हैं। 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहली जो यूनिट आती है हमारे पास में वो होती है लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है दूसरी यूनिट जो कि होती है मास। थोड़ा अच्छे से लिख दें ताकि लिखा हुआ ढंग से दिखाई भी दे। पहली जो आपके पास में फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ, दूसरी जो यूनिट है वो है मास, तीसरी जो है वो है टाइम, अरे रे रे, लेंथ, मास, टाइम। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं तो ये है हमारे पास में टेम्परेचर। फिफ्थ वाले की बात कर लें तो फिफ्थ पे है आपके पास में करंट। सिक्स्थ वाले की बात करते हैं
तो ये होगा आपके पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7th यूनिट जो होती है वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अब जैसे सिंपल सा है, अगर आपको सपोज लेंथ के बारे में बोला जाता है तो भैया लेंथ मतलब क्या? भाई साहब लेंथ हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, परंतु लेंथ के लिए अगर आप एक फंडामेंटल यूनिट बोलो या फिर एक परफेक्ट यूनिट बोलो जो आप बिल्कुल फिक्स करके रखते हो, वो क्या होती है यहां पे? मीटर। फिर उसी तरह से मास की अगर आप बात करते हो तो मास क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, किलोग्राम में मेजर आप कर लेते हो, तो यहां पर उसको लिए क्या सिंबलाइजेशन कर देंगे हम लोग इस तरह से। टाइम को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में। अच्छा, जो यहां पर हम लोग टेम्परेचर पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, इस टेम्परेचर को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है ना, इसको मेजर किया जाता है केल्विन में। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम था केल्विन, जिन्होंने क्या करा था भाई साहब? जिन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को डिफाइन करके बताया था, तो इसी वजह से उन्हीं की याद में नाम रख दिया गया किसका? टेम्परेचर का केल्विन रख दिया गया, उसके जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है उसका। उसके बाद अगर आप करंट की बात करते हो, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, तो उसके लिए यूनिट क्या होती है हमारे पास में? वो होती है एम्पियर। फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आप लोग केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ोगे, जो कि नंबर ऑफ मोल्स होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.02 टू 10 टू द पावर 23। फिर बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब यह होता है कि कोई लाइट कितनी ज्यादा चमकती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग यहां पर मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर। तो ध्यान रखना, ये आपके पास में टोटल 7 ऐसी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो अपने आप में ही भैया बिल्कुल फिक्स हैं, और इसके बाद इन्हीं के ऊपर ही क्या करा जाता है? और अलग अलग यूनिट्स को बनाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है हमारे पास में डिराइव्ड यूनिट्स। बहुत सिंपल सा है, जैसे अगर आप लोग बात करते हो यहां पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है? लेंथ है। टाइम हमारे पास में क्या होगा? सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई। तो डिराइव यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। इसके अलावा जैसे आप बात करते हो यहां पर फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास में? वो होता है वेलोसिटी पर सेकंड। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं भैया यहां पर वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर इसके हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया इसकी वैल्यू यहां पर क्या निकल कर आएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास में केजी इंटू वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं? केजी, फिर आपके पास में आ जाएगा मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। तो ये क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट होती है। तो ये होगी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। साथ ही साथ में इसमें भी क्या होता है? यूनिट सिस्टम भी बहुत ज्यादा काम में आता है। तो अब हम लोग उसके यूनिट सिस्टम को भी देखेंगे, यूनिट सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ में हमको देखना है कि इनके कन्वर्जन्स क्या होते हैं, क्योंकि कन्वर्जन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रॉपर करेक्ट आंसर निकालने के लिए। क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व तो करते हो, पर वहां पे आंसर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ी दिखाई देती है, खास करके 10 की पावर में। तो वो वाली चीज हम लोग को यहां पे सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, चलिए जी। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि डिराइव यूनिट इस तरह से होती है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहां पर ये भी बात कर रहे थे ना कि ये जो यूनिट्स होती, जैसे आप लोगों ने लिख के रखा हुआ है मीटर, सेकंड्स वगैरह सारी चीज़ें लिख के रखी है, तो इसी तरह से क्या होता है, एक प्रॉपर यूनिट सिस्टम भी होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास के एग्जामिनेशन दे रहे होते, 12th भी क्या बोलना, या 11th क्लास के एग्जामिनेशन दे रहे होते, तो वहाँ पर तो पूरे स्कूल वाले बोलते हैं कि भाई आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, पूरा सब कुछ लिख कर दिखाना है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं, सो यहाँ पर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपको नॉर्मल सी कुछ चीज़ें पढ़नी रहती हैं, जैसे यूनिट सिस्टम पढ़ना होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं यूनिट सिस्टम की, तो यूनिट सिस्टम हमारे पास में टोटल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिट सिस्टम आपके पास में, दैट इज MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड।
ठीक है, इसको डिफाइन भी कर देता हूं मैं। M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। सेकेंड यूनिट जो आपके पास में होती है MKS के बाद में, वो होती है CGS। CGS लेंथ में आपके पास में C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम्स और S से आपके पास में क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता है। तो MKS हो गया, CGS हो गया। फिर आपके पास में थर्ड यूनिट जो यहां पर बनकर आती है वो होती है आपके पास में FPS। वहीं F आपके पास में क्या हो जाएगा, यहां पे F हो जाएगा आपके पास में फुट, P से हो जाएगा आपके पास में पाउंड और S हो जाएगा हमारे पास में सेकंड। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा है और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं यार, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ये वाले यूनिट सिस्टम आपको अगर देखोगे तो भाई साहब ये आपके पास में मेजरली ब्रिटिश यूनिट सिस्टम होता है। ब्रिटेन में ज्यादातर लोग फुट और पाउंड वगैरह की बात करते हैं। सीजीएस की अगर आप बात करते हो तो खास करके जो साइंटिस्ट लेवल पर बात की जाती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस वगैरह या कैलकुलेशंस चाहिए होते हैं, इसलिए छोटी यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज की जाती है। और हमारे इंडिया में बात की जाए तो भैया मिला जुला कुछ काम करते हैं हम लोग। जैसे लेंथ को हम लोग मीटर में भी मेजर कर लेते हैं, साथ ही साथ में हम लोग हाइट को फुट या फीट में भी मेजर कर लेते हैं। अब हुआ क्या, अलग अलग यूनिट सिस्टम पे अलग अलग लफड़े होने लग गए, तो इस वजह से सबका एक कंबाइन यूनिट सिस्टम बनाया गया, जो कि आपके पास में यहां पर हो गया है भैया फोर्थ वाला यूनिट सिस्टम, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम या फिर एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम। ऐसा यूनिट सिस्टम में क्या करा गया है, ऐसे कुछ कॉमन यूनिट ले लिए गए जिसको आप कहीं पर भी बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक सिंपल से एग्जांपल से, जैसे अगर आप बात करते हो अभी फोर्स की, तो भाई साहब फोर्स के अंदर क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिराइव यूनिट में देखा था मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसकी जो यूनिट आई थी वो कितनी आई थी, केजी इनटू मीटर इनटू सेकंड टू द पावर -2, ये आई थी इसकी यूनिट। अब देखो हुआ क्या है कि अब कहीं कहीं पर केजी की जगह आप लोग को मालूम है कि भाई हम लोग ग्राम भी ले सकते हैं, मीटर की जगह फुट ले लेते हैं या सेंटीमीटर मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेते हैं या फुट ले लेते हैं, तो ये थोड़े से इश्यूज यहां पर क्रिएट होते थे। तो इस वजह से यहां पर क्या करा गया, इन सभी का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भैया फोर्स की एक ऐसी यूनिट रख दी गई जो हर जगह पर मान्य होगी। वो क्या होगी, वो होती है आपके पास में न्यूटन्स। ठीक है, तो इस तरह से जन्म हुआ एसआई यूनिट्स का। और जो आप लोगों ने अभी फंडामेंटल यूनिट्स देखी थी, ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट सारी उसकी एसआई यूनिट्स है। जैसे अगर आप बात करते हो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की, तो केल्विन इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। या बात आप करते हो लेंथ की, तो मीटर क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। तो ये इस तरह से यूनिट सिस्टम आपके पास में यहां पे काम पर आया था। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर आप लोग के पास में इस इंपॉर्टेंट पार्ट में जो कहानी देके रखी गई है, वो कहानी आपके पास में ये है कि आपको यहां पर यूनिट्स का कन्वर्जन देखना रहेगा, साथ ही साथ में इनके डायमेंशनल एनालिसिस भी देखने होंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सिंपल सा डायमेंशनल एनालिसिस होता है, MLT। ठीक है, M से हमारे पास में यहां हो जाएगा मास, L की अगर आप बात करते हो तो L से हो जाएगा हमारे पास में लेंथ, और अगर आप T की बात करते हो तो T से हमारे पास में क्या होगा, टाइम। तो इन जनरल क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस करने में इन तीन डायमेंशंस का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, या बोला जाए इन तीन मेजर यूनिट्स का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करता हूं तो कन्वर्जन से पहले हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, पैरामीटर कैसे, जैसे अगर आप बात करते हो बड़े पैरामीटर की, डेका, हेक्टा, ठीक है, साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, किलो। अब जैसे डेका स्टैंड्स फॉर, यहां पर थोड़ा सा इसके पेन के कलर को हम लोग चेंज कर लें। अगर जब कभी बात होती है डेका की, तो डेका पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1। हेक्टा की बात करते हैं तो 10 टू द पावर 2, और किलो पर क्या हो जाएगा आपके पास में 10 टू द पावर 3। ये वाली कहानी आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या होता है, आपकी गाड़ी चलती है डेका, हेक्टा, किलो,
फिर जैसे आप लोगों ने मेमोरी कार्ड देख के रखे हुए हैं, किलोबाइट्स के बाद में क्या आता है, मेगाबाइट्स आता है। तो किलो के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, मेगा। मेगा के बाद में आप लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ है, गीगा। और उसके बाद में 1 GB, आप लोग मेमोरी कार्ड खरीदते हैं आजकल तो वैसे आते भी नहीं है 1 GB वाले, मिनिमम 64 GB, 128 GB, 256, 512 और 512 के बाद में आता है क्या, 1 TB। तो T स्टैंड्स फॉर टेरा। तो ये वाली कहानी होती है। तो यहां तो 10 टू द पावर 1 2 3 चलेगा, अब 10 के यहां पे क्या हो जाएगी, टेबल चल जाएगी। तो 10 टू द पावर 6 यहां पर ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास में 9 और यहां पर कितना आ जाएगा, 12। तो ये वाली कहानी होती है डेका हेक्टा, फिर आपके पास किलो, फिर मेगा, गीगा और टेरा। पर अगर बात करता हूं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के अंदर जो चीज आपको यूज होती है, तो भाई केमिस्ट्री में हमेशा हम छोटे ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, जिस वजह से हमेशा छोटी वैल्यूज को ही आपको यहां पे फोकस करना रहेगा। तो भाई साहब छोटी वैल्यूज को अगर आपको यहां पे फोकस करना है, तो छोटी वैल्यूज हमारे पास में कौन कौन सी होने वाली है वो जरा यहां पे ध्यान से देख ले। ठीक है, कलर वलर भी अब मैं चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हम लोग यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो छोटी यूनिट में जैसे डेका से चालू करा था ना, तो यहां पर चालू होगा डेसी से, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है, ये आप लोगों ने टर्म बिल्कुल पढ़ के रखी होगी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो यहां पर भी सेम, जैसे यहां पर पावर +1 थी ना, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा। तो 10 टू द पावर -1 इज डेसी, सेंटी पे आओगे तो 10 टू द पावर -2, मिली पर आओगे तो -3, माइक्रो पे आओगे तो -6 और यहां पर 6 के बाद नैनो पे क्या आ जाएगा आपके पास, 10 टू द पावर -9। अब क्या होता है भैया, गाड़ी यहां पर और आगे भी बढ़ानी पड़ती है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो के बाद में क्या आ जाता है, पीको। ठीक है, क्या आ जाएगा, पीको। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 10 टू द पावर -12। मतलब आपके पास में क्या होता है, 3 के मल्टीप्लायर या 3 का पहाड़ा चल जाता है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, योटो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती, पर हमारे पास में काम की सिर्फ इतनी है, यहां से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यहां पर जो आप लोगों को कन्वर्जन्स करने होते हैं वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, पहले थोड़े इजी कन्वर्जन्स पे जाते हैं, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इसको लेवल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कलर को वापस से जरा सा चेंज कर दिया जाए, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। ठीक है, अब देखो सबसे जो बेसिक कन्वर्जन आप लोग को देखा जाता है वो दिखाया जाता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे बेसिक कन्वर्जन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे इसके बाद में आपने एक कन्वर्जन ये भी दे के रखा हुआ है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके बाद वाली कहानी आपके पास में ये पूछी जाती है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। ठीक है, सबसे बेसिक कन्वर्जन सिखा रहा हूं भाई साहब। अब यहां पर कहानी बहुत सिंपल सी है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, यहां पर सारा कुछ आपके पास दे के रखा है। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, तो भाई साहब 10 टू द पावर 3 को बस यहां नीचे लेकर आना है। तो यहां पर आपके पास में आंसर क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर। कुछ नहीं करा, 10 टू द पावर -3 जो था उसको इसके अपॉन में लेकर आ गए। तो ये लो भाई साहब, ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन। ठीक है, बहुत इजी कन्वर्जन होता है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत 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 आसान सा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, और भी कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे खास करके आप लोगों को कन्वर्जन जो देखने को मिलेंगे ना, वो देखने को मिलेंगे इस यूनिट पर, नैनो, माइक्रो, यहां पर देखने को मिलेगा। तो नैनो माइक्रो के कन्वर्जन्स क्या होते हैं कि जैसे अगर आप बात करते हो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नैनो पे पावर 10 टू द पावर -9 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 मीटर। और वहीं पर अगर 1 मीटर की बात करोगे तो 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएगा, यहां पे नैनोमीटर। ठीक है, अरे भैया ये क्या कर दिया, उल्टे काम कर दिया
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 9 मीटर, और नैनो को हटा दिया, इसको यहां पर लेकर आ गए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। ये वाली कहानी होगी। ऑब्वियस बात है ना, 1 मीटर आपके पास में बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए उससे बनने वाला जो भी क्वांटिटी होगा वो आपके पास में क्या करता है, एक बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं। बाकी जो कन्वर्जन्स होते हैं जितने जरूरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बेसिस पर पढ़ रहे हो तो कन्वर्जन्स जनरली आपको इस तरह से ही आते हैं। पर हाँ, अगर आप लोग पढ़ रहे होते कि भैया आप लोग को 11th 12th में बिल्कुल कॉपी घिसने वाला काम करना है, तो वो कॉपी घिसने वाला जो काम होता है दैट इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट हम लोग को यहां पर मेजर चीज याद रखनी है कि हमको कॉपी घिसने से, या बोला जाए कलम घिसने से और कॉपी भरने से जो इंपॉर्टेंट काम है वो है यहां पर एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना और अच्छी रैंक लेकर आना। तो उसको करने के लिए हम लोगों को यहां पर, ठीक है, आपका बेसिक इतना ही रहता है, आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर अलग तरीके से चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को यहां पे कॉपी भरना नहीं है, आप लोग का मेजर कंसर्न क्या है, यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि अभी आगे आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि सिर्फ इतने नॉलेज से भी आप कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। चलिए जी, वैसे वो इतना ही हमारे पास कन्वर्जन वाला काम है, बाकी आप लोग को क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तब उसके अंदर और चीजों को भी मैं इन्वॉल्व करते चले जाऊंगा। अब आ जाते हैं हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो बिल्कुल रातों की नींद उड़ा देगा, ठीक है। इस वजह से इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना, बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर भी कर दूंगा। अब होता क्या है, जब कभी भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की बात आती है तो सबसे पहले हम इनिशियल लेवल पर जाते हैं कि इनिशियली इसको डिफाइन कैसे किया गया। तो एक बहुत सिंपल सी चीज करी गई, जैसा हर बार होता है, एक मेजरिंग स्केल या फिर तराजू लिया गया, ठीक है। इसके यहां पे दो पलड़े बोलते हैं इसको, वैसे इस तरह से बना दिए गए, ठीक है। एक छोटा बड़ा दिख रहा है, अरे ये लो, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, और इसको ऐसा यहां पे बना दिया। अब यहां पर क्या करा गया कि एक साइड C12 एटम को रखा गया। अब C12 एटम मतलब क्या, यहां पर हम लोगों ने बात करी कार्बन के एक ऐसे एटम की जिसका मास कितना है, 12 है, ठीक है। इसका जो मास नंबर है वो कितना है, 12 है। अब यहां पर क्या बोला गया, अगर इस C12 वाले कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दिए जाएं या 12th पार्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो 12th पार्ट करने पर यहां पर जो ये क्वांटिटी आई उसको सपोज मैंने मान लिया 1 किलो का बाट है ये, या बोला जाए 1 किलो का ये वेट है। तो अब यहां पर क्या हुआ, नया काम यहां पर इन लोगों ने रखना चालू कर दिया। अब किसी सपोज एटम को, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां पर एक एटम रखा गया, ठीक है, ये डब्बे के अंदर ये एटम यहां पर रख दिया। अब इस एटम को कंपेयर करना है किससे, इससे कि इसका मास कितना होने वाला है। तो जब हम लोगों ने इसके मास को कंपेयर करने पर गए तो हम लोगों ने देखा कि C12 डिवाइडेड बाय 12 के यहां पे 6 पार्टिकल्स रखने पड़े, ठीक है। किसके, इसके यहां पे 6 पार्टिकल रखने पड़े, तो इसके एटॉमिक मास को क्या मान लिया गया, 6 यूनिट मान लिया गया। समझ में आई बात, ये क्या है, ये 1 यूनिट है, 1 किलोग्राम बराबर हमने क्या माना, 1 यूनिट माना। और अगर जिस किसी का भी वेट मुझे मेजर करना था, उसके वेट को मेजर करते टाइम पर मुझे ऐसे 6 यूनिट यहां पर यूज करने पड़ गए, तो इसी वजह से इसका जो वेट निकल कर आया वो कितना आया, यहां पर 6 यूनिट्स निकल कर आया। तो ये इनिशियल लेवल पर एटॉमिक मास को मेजर करने का तरीका था। पर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी तो कई सारे यहां पर खोज हुई और कई सारी टर्म्स निकल कर आई, और ये जो C12 पर हम लोग पहुंचे हैं ना, इसके पहले भी क्या हुआ, बहुत अलग अलग वैल्यूज को लिया गया। जैसे क्या हुआ, जब एटॉमिक मास का मेजरमेंट किया गया ना, तो दो तरीके से सबसे पहला मेजरमेंट किया गया था, एक फिजिकल पैरामीटर्स पर और एक केमिकल पैरामीटर्स पे, ठीक है। चलो अब शुरुआत बोली दी है तो कभी तुम लोगों को भी यहां पर इस चीज का नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, दो तरह से करा गया, एक करा गया यहां पर फिजिकल पैरामीटर पर और दूसरा करा गया था यहां पर केमिकल पैरामीटर पे। फिजिकल पैरामीटर की खासियत यह थी कि यहां पर ऑक्सीजन का एक ऐसा एटम लेके रखा गया था जिसका जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। वहीं केमिकल पैरामीटर पर क्या करा गया,
यहां पर रिलेटिव मास लिया गया ऑक्सीजन का, जिसका मास होता है 16, 17 और 18। ठीक है, तो भाई साहब ये वाली कहानी तो कितनी कंफ्यूजिंग निकल कर आ गई, क्योंकि यहां पर बात आई कि भैया रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तो जरा आप उसको भी समझ लो। इसी वजह से क्या हुआ, शुरुआत में जब ये सारी चीजें हुई थी ना, क्योंकि क्या हुआ, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था तो पहले किसी ने हाइड्रोजन के एटम को रखना चालू करा, फिर किसी ने फिजिकल और केमिकल एस्पेक्ट्स पे ऑक्सीजन और उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को रखना चालू करा। तो इस वजह से ना बहुत सारे इशू क्रिएट हो रहे थे। तो इन्हीं इश्यूज को दूर करते हुए ये कहानी निकल कर आई कि भैया हमारे अर्थ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे भरे हुए हैं, या देखा जाए तो कार्बन एक ऐसा मेजर एटम होता है जो कि मैक्सिमम जगह पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी वजह से क्या करा गया, कार्बन को लेकर आए और उस कार्बन की बेसिस पर ही क्या करा गया, एटम के मास को यहां पर मेजर करना चालू कर दिया गया। इसी वजह से आप लोग को यह वाला पॉइंट देखने को मिलता है कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके किसके बराबर होता है, C12/12 के बराबर होता है, इतने मास के बराबर होता है। और इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है यहां पे 1 यूनिट ऑफ मास। ठीक है, चलिए अब देखो, इसी को अगर तुम्हें थोड़ी सी टर्म में डिफाइन करना सिखाऊं तो होता क्या है, जब भी आप यहां पर फाइंड आउट करने जाओगे एटॉमिक मास को, तो एटॉमिक मास आपके पास में हो जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके पास में एक एलिमेंट रखा हुआ है, उस एलिमेंट में से अगर आप बात करते हो किसी एक एटम के मास की, तो उसको रखना है ऊपर, विच इज डिवाइडेड बाय C12 कार्बन का जो मास होता है वो ऑब्वियस बात है जो कि 12 ग्राम होगा, डिवाइडेड बाय इट्स 12th पार्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके पास में निकल कर आता है एटॉमिक मास। अब यहां पे अगर स्पेसिफाई कर दूं मैं इस टर्म को, तो ये वाली जो टर्म होती है ना वो कहलाती है 1 AMU। ठीक है, ये वाली टर्म होती है। अब यहां पर कई लोगों के दिमाग में आता है कि अरे सर यहां पर C12/12 देके रखा हुआ है, तो 12 से 12 डिवाइड कर दिया, हमारा तो खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होती है। अब जरा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि यहां पर 1 AMU से क्या मतलब है। अगर मैं बात करता हूं AMU, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इसको U करके भी बोला जाता है, मतलब U से होता है वैसे यूनिट, और AMU डिफाइन होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, AMU बराबर क्या होगा, AMU बराबर आपके पास में हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो ताकि आपके पास में एक चीजें क्लियर हो जाए। अब यहां पर होता क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करने गए तो आपके पास में क्या है, 1/12th पार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि भैया 12th पार्ट करना है। C12 वाले का मास कितना होगा, C12 वाले का मास होगा आपके पास में 12 ग्राम। ठीक है, अब क्या बोलोगे सर, 12 से 12 कैंसिल कर दिया, 1 AMU इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, जहां पर अब हो जाएगी आपके पास में गलती। उसका रीजन यहां पर यह होता है कि यहां पर जो मास रखा जाता है वो कार्बन के एक एटम का मास रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या रखा जाएगा यहां पे, कार्बन के एक एटम का मास, मतलब जो C12 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहां पर क्या है, मास ऑफ ए कार्बन एटम। ठीक है, कहां गया कहां गया, हो जा अंडू इधर पे, ए कार्बन एटम, एक कार्बन के एटम का मास यहां पर डिफाइन करना है। अब वो कैसे होगा भैया, टोटल 1 मोल का मास होता है 12 ग्राम। अगर इस 12 को 6.022 10 टू द पावर 23 से मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या होगा, ये होता है मास ऑफ ए कार्बन एटम। तो यहां पे जरा मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है, मास ऑफ अ C12 एटम। और अगर आपने इसको यहां पे सॉल्व कर लिया तो यहां पर से वैल्यू आ जाती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.6603 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम्स। तो ये वैल्यू होती है आपके पास में 1 एटॉमिक मास यूनिट्स की। तो ध्यान रखो, कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहां पर एक प्रॉपर कन्वर्जन दिखाया गया कि किससे क्या बना है, किससे क्या बना है, और ये इस तरह से कन्वर्ट होकर रखा गया है।
तो 1 AMU इस तरह से क्या होगा यहां पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे आपके पास में थोड़ा सा अब और कंफ्यूज करने वाला हूं मैं आपको, क्योंकि क्या है कि JEE में स्पेसिफिकली इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछ के रखा गया है, जहां पर कई लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और उस क्वेश्चन की खासियत यह थी कि वहां पर यह बताया गया था कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23। ठीक है, ये लिख दिया गया था कि भैया 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23। अब यहीं पर सभी लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल गच्चा खा जाते हैं या गोल हो जाते हैं। क्यों गोल हो जाते हैं भाई साहब? गोल इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि 1 मोल कार्बन का मास सपोज आपके पास में 12 ग्राम से, ठीक है, तो 1 मोल आपने क्या पढ़ के रखा है सर? 1 मोल पढ़ के रखा हुआ है 6.022 10 to the power 23, जो कि बराबर है किसके? 12 ग्राम के। ये पढ़ के रखा हुआ है आपने, है ना? तो अब यहां से सबको कंफ्यूजन हो जाता है, सर यहां तो 1 ग्राम 6.022 10 to the power 23 है, जबकि यहां पे 12 ग्राम 6.022 10 to the power 23 के कैसे बराबर हो गया? है ना यहाँ पे दिक्कत वाली बात। और ये तो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 1 मोल की क्वांटिटी कितनी होती है? 1 मोल बराबर होता है 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स के। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहीं से क्या होता है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जो मैं टर्म लिख रहा हूं ना, उस टर्म पे ध्यान देना। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये टर्म ध्यान दो। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में से अगर आपने यहां पर 1 ग्राम टुकड़े निकाले हैं, तो वो 1 ग्राम टुकड़े की क्वांटिटी कितनी होगी? 6.022 10 to the power 23। समझ में आई बात? किसी भी एलिमेंट में से अगर आपने 1 ग्राम टुकड़ों को निकाला तो उसकी क्वांटिटी किसके बराबर है? 6.022 10 to the power 23 के बराबर है। और यही क्वांटिटी आगे चल के कहलाती है ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? जब कभी भी आप किसी एलिमेंट में से 1 ग्राम पार्टिकल को बाहर निकालोगे जो कि एटमों के रूप में रहेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो होती है 6.022 10 to the power 23। तो इसी वजह से क्या होता है, कई बार जब आपके पास में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे यहीं पर गड़बड़ी कर जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन आई थिंक 2014 या 15 में एक बार पूछा गया था वो क्वेश्चन। तो उसमें भी क्या हुआ था, कई लोग यहां पर इसकी जगह 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 की जगह ये करके आ गए थे, इस तरह के कन्वर्जन करके आ गए थे, जिससे कि क्या हो गया था, बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो गया। तो खास करके ये वाली जो कंडीशंस होती ना, JEE वालों के सामने लेकर आते हैं, नीट वालों के सामने कभी भी ये कंडीशंस को लेकर नहीं आया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में? ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप लोग यहां पे आगे बढ़ते हो तो आगे होता है हमारे पास में एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, जैसे अगर आप बात करते हो कि भैया अलग अलग आपके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब क्या? एटॉमिक नंबर सेम और जो एटॉमिक मास होता है वो होगा डिफरेंट। जैसे अगर आप कार्बन की बात करते हो, ठीक है, तो कार्बन क्या भैया सबसे बढ़िया लेते हैं जो हर बार पूछा जाता है, वो होता है आपके पास में क्या? क्लोरीन। क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन आपके पास में 35 वाला भी मिलेगा और 36 वाला भी मिलेगा। अरे बोल 6 रहा हूं, लिख 37 रहा हूं, कहां गया? हाँ, ये 2 तरह के आपके पास में क्लोरीन मिल जाते हैं। पर अगर मैं बात करता हूं उसके एवरेज एटॉमिक मास की, तो होता क्या है कि इनकी एबंडेंस के अकॉर्डिंग इनके मास को डिफाइन किया जाता है। जैसे आपके पास में ये वाला जो क्लोरीन है, ये नेचर में पाया जाता है 33.33%, जबकि 36 वाला पाया जाता है 66.66%। तो इनका एक एवरेज लिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? 35 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस आपके पास में हो जाएगा, सॉरी 35 बोल रहा हूं, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, फिर आपके पास में आ जाएगा प्लस कितना? वो वाला पार्ट जो कि क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे कि भैया कौन से मास वाला कितने
अमाउंट में आपके पास में यहां पे मिलता है, तो उस बेसिस पर इसका जो मास डिफाइन होता है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 35.5। इस तरह से क्या होता है, क्लोरीन का मास यहां पे डिफाइन किया जाता है। आप लोगों को मालूम ही है क्लोरीन का जब कभी मास देखा गया है तो 35.5 आप लोगों ने यहां पे चेक करके रखा है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो इसको एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हो तो भाई एक और तरह का मास होता है जहां पर आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है मोलर मास। अब ये वाला जो मोलर मास है ना, ये आपके लिए बहुत काम का है। मोलर मास इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा काम का है क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में बनाए गए हैं वो इस मोलर मास के ऊपर बना के रखे गए हैं। कैसे बनाकर रखे गए हैं जरा समझना। अगर जब कभी मैं मोलर मास की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है। 1 मोल पार्टिकल्स में आप बात करते हो तो पार्टिकल्स में आपके पास में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपके पास में 1 मोल ऑफ पार्टिकल में यहां पे हो सकती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अब यहां पर समझ लेते हैं कि भैया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना टॉपिक, वही आ जाएगा। हम ये बोलते हैं कि मेरे पास अगर 1 मोल कार्बन रखा हुआ है तो इसका मास कितना है, 12 ग्राम है। अब समझ में आया दोनों का डिफरेंस। इसके प्रीवियस में जब आप बात करते हो तो यहां मैंने क्या सिखाया था कि किसी भी एलिमेंट में से अगर आप 1 ग्राम टुकड़े तोड़ते हो और उस 1 ग्राम टुकड़े की क्वांटिटी को आप चेक करते हो तो वो 1 ग्राम बराबर किसके होता है, 6.022 10⁻23 के। पर यहां पर अब मैंने जो पार्टिकल्स तोड़े हैं वो मोल के रूप में तोड़े हैं। पिछली बार क्या करा था, 1 ग्राम लिया था, इस बार क्या ले रहा हूं, 1 मोल ले रहा हूं। और 1 मोल एग्जैक्ट कितना होता है, 1 मोल होता है जब आपके पास में 6.022 10⁻23 कार्बन के एटम्स को एक साथ रख दिया गया तो उसका मास कितना निकल कर आ गया, 12 ग्राम आ गया। क्लियर हो गई बात। ऐसी सिचुएशन होती है मोलर मास में। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे तो मैंने बात करी एटम की, उसी तरह से अगर मैं यहां पर बोल देता कि भैया मेरे पास में 1 मोल NaCl रखा गया है, तो 1 मोल NaCl मतलब मेरे पास में क्या रखा गया है भाई, मेरे पास में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं सोडियम क्लोराइड NaCl के, जिसमें से 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अगर दोनों को इक्वेट कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई साहब 58.5 सॉरी ग्राम्स, ये हो जाएगा। तो ये किसका अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा आपके पास में 1 मोल का। सिंपल सी बात है, वो क्या है, वो है ग्राम एटॉमिक मास, और ये क्या है, ये है यहाँ पे मोलर मास। तो मोलर मास को जब कभी भी डिफाइन करना होता है तो मोलर मास इस तरह से आपके पास में डिफाइन हो जाता है। तो बस सिंपल सी चीज है भाई, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अब मोलर मास आपके पास में डिफाइन हो गया। अब मोलर मास के बाद में अगली जो चीज होती है वो होती है फॉर्मूला मास एंड इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये आज के अपने लास्ट टॉपिक होने वाले हैं, फॉर्मूला मास और एक इक्विवेलेंट मास वाला। तो देखो फॉर्मूला मास होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे फॉर्मूला मास की, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी आपके पास में ये है कि भैया अगर मेरे पास में रखा हुआ है HCl, ठीक, तो इस HCl की बात की जाए तो ये HCl क्या होता है, ये होता है एक कोवेलेंट कंपाउंड। अब तुम लोग ये मत बोलते रहे ना, जो 11th वाले बच्चे अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनको तो भैया शौक ही लग जाएगा कि भाई ये कैसे आपके पास में हो गया यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो हमको आयनिक पढ़ाया जाता है क्योंकि ब्रेक डाउन होने पर ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है। तो भैया गलत है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जो कि आगे जाके आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा कि किस तरह से फजान रूल डिफाइन करता है कि आपके पास में कैसे कैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से कौन यहाँ पे कोवेलेंट होता है और कौन आयनिक होता है। अब हुआ क्या, जैसे ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसमें कंफर्म है एक मॉलिक्यूल में आपके पास में एक हाइड्रोजन है जिसका 1 मोल का मास कितना है 1 ग्राम,
क्लोरीन कितना है 35.5 ग्राम, सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम। ये कंफर्म होता है। ये किसकी बात है? ये बात है आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड की। पर वहीं पर अगर यहां पर आ गया आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, अगर यहां आपके पास में आ गया आयनिक कंपाउंड, तो अब इसके साथ में इशू ये होता है कि सपोज अगर यहां पर मैं सोडियम का पॉजिटिव आयन या कैटायन रख देता हूं, तो सोडियम के एक आयन को क्लोरीन Cl नेगेटिव के यहां पर 6 एनायन इसको घेर कर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक आगे रहेगा और एक इसके पीछे रहेगा, तो हुआ क्या कि एक Na पॉजिटिव के साथ में यहां पर 6 Cl नेगेटिव जुड़े हुए रहते हैं। तो इस सिचुएशन पे अगर मैं इसका पूरा मास देखूं तो ये तो भैया 23 और ये कितना हो जाएगा 35.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 6, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे पहली वाली कंडीशन थी, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो यहां तो तुम्हारे पास में मास अलग अलग दिखाई दे रहे थे कि भाई हाँ ये एक सिंगल सिंगल कैलकुलेट कर लो। और इसके बाद में अब ये वाली कंडीशन पे क्या हो रहा था ये वाली कंडीशन पे ये हो रहा है कि भैया एक सोडियम 6 क्लोरीन को आपस में जोड़कर खड़ा हुआ है। तो यहां पर जब इसके मास को कैलकुलेट करा गया तो मास को कैलकुलेट करने पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी इतनी बड़ी, जो कि ऑब्वियस बात है गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक ही होता है ना। मॉलिक्यूल जो होता है वो NaCl एक सिंगल होता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी फॉर्मूला मास की बात होती है तो हम लोग यहां पे लेते हैं फॉर्मूला यूनिट। ये भी ध्यान दो, क्या लेते हैं फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट से मतलब क्या, फॉर्मूला यूनिट से मतलब होता है कि एक सोडियम भले ही 6 क्लोरीन को आपस में घेर कर खड़े हुए हैं, पर इसके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। और जब कभी भी आप आयोनिक कंपाउंड में इस कंपोजिशन को बिल्कुल साइड हटाकर इस कंपोजिशन को लेते हो तो उसी को क्या कहा जाता है, फॉर्मूला मास कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर ग्राम फॉर्मूला मास लगा दोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास में क्या होगा 58.5 ग्राम्स, बस इतना जुड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। डिफरेंस समझ में आया। आयनिक कंपाउंड होते ऐसे हैं, पर सिर्फ उसका फॉर्मूला भर यूज करने की वजह से उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपके पास में फॉर्मूला मास, और ग्राम लिख दिया तो ग्राम फॉर्मूला मास। तो एक सिचुएशन आपके पास में ये रहती है ग्राम फॉर्मूला मास की। अब दूसरी सिचुएशन के ऊपर चलते हैं भैया, जहां पर हम लोग को बात करनी है इक्विवेलेंट वेट की, या फिर इक्विवेलेंट मास, या उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट या मास के बारे में, ठीक है। अब जरा ये समझना, अगर यहां पर बात हुई इक्विवेलेंट मास की, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। बहुत सिंपल सा है। इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो क्या, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास तो पता है ना, ये अभी मैंने डिफाइन करके रखा था कि मोलर मास मतलब क्या, 1 मोल ऑफ पार्टिकल। जैसे 1 मोल पार्टिकल NaCl के लिए तो उसका मोलर मास कितना आया 58.5 ग्राम आया। तो अब देखो यहां पर इसी पे ही बात करते हैं। अब देखो कंडीशन ये है कि आपके पास में इक्विवेलेंट मास हो गया ये। अब यहां पर पूछा गया कि बताओ भैया इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl कितना होगा, तो आपने क्या करा, आपने लिखा भैया NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5। अब आता है मेन प्रॉब्लम कि भैया यहां पर जो सर आपने वैलेंसी फैक्टर लिखा गया है, जिसको कई बार हम N फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी पूछे वैलेंसी फैक्टर या N फैक्टर क्या होता है, तो आप यहां पर उसको एक बहुत सिंपल सा जवाब दोगे। आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का आप ट्रांसफर करते हो वो क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे आपने बात करी यहां पर NaCl की, ठीक है, अगर मैं NaCl को तोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव।
कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का। सोडियम पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 1। फिर उसी तरह से अगर आपके पास में सपोज यहां पर रखा होता सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तोड़ने पर क्या मिलता? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। इसलिए यहां पर n फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास में? 2 आ जाएगा। तो बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का आप एक्सचेंज करते हो, दैट इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर। और इसी बेसिस पर अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूं या इक्विवेलेंट वेट निकालूं, तो अब इसको मैं इस लाइन में निकाल देता हूं भाई साहब। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इक्विवेलेंट वेट आपको पूछा गया है NaCl का, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो भैया? मोलर मास जो इसका होता है वो होता है 58.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। उसी तरह से अगर किसी ने पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम्स और n फैक्टर या कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ था? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ गया आपके पास में? 49 आ गया। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका। पर वहीं आपके पास में एक और इससे जुड़ा हुआ टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या आ जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। एक ये नया टॉपिक आ जाता है। तो कुछ नहीं करना है, जब कभी भी ऐसा यहां पर आता है कि भैया ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है आपको, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। इजी फॉर्मूला है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली यहां पर यूज करके भी दिखा देता हूं भाई साहब, ताकि आप लोगों को ये बहुत इजी से क्लियर हो जाए। अब देखो कहानी क्या है, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये बताओ, अगर मेरे पास में 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास अगर 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड रखा गया है तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो आप क्या करोगे? सर जब हमको यहां पर बोला गया कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका गिवन वेट कितना है? 196 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास में? डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास में इक्विवेलेंट वेट। यहां पर मैंने लिख दिया 196। इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूं तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 98 डिवाइडेड बाय 2। अभी निकाला था ना, 98 डिवाइडेड बाय 2। तो बस अब इसको कर दो सॉल्व, आपके पास में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 98 के टेबल में ये 2 बार आ जाता है, ये 2 चले जाएगा ऊपर, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा आपके पास में? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया जाता है। ध्यान रखना, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक ऐसी टर्म्स होती है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। इसलिए आपको यहां पर एक एक चीज को बार बार मैं समझा रहा हूं कि कहां आपको बोला जाए कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या कहां आप लोग को बोल के रखा गया है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं। तो ये इस तरह की सारी टर्म्स होती हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो ऐसी कुछ कहानी है। अब देखो, इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा और इजी हो जाए। जैसे क्वेश्चन देके रखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ, यहां पर हीलियम का एक एटम देके रखा हुआ है जहां पर एटॉमिक नंबर होता है 2, जिसको हमेशा नीचे लिखेंगे, और उसका जो मास होता है उसको कहां लिखते हैं? हमेशा ऊपर की तरफ। एटम्स प्रेजेंट इन 52 AMU। ठीक है, आपके पास में आपको ये बताना है कि अगर 52 AMU आपके पास में हीलियम का सैंपल रखा गया है तो उसके अंदर कितने हीलियम के एटम रहेंगे। 1 AMU वाली कहानी आप लोग को मैंने बता के रखी हुई थी, बहुत ही सिंपल सी। 1 AMU मतलब क्या? 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो भैया आपके पास में जो हीलियम है वो क्या है? 2He4। इस एक इकलौते हीलियम का मास कितना है? इसका मास है भैया आपके पास में 4 यूनिट। किसका? एक हीलियम का। एक हीलियम का मास कितना है?
4 यूनिट, और आपके पास कितने यूनिट हीलियम रखे हुए हैं? 52 यूनिट हीलियम रखे हुए हैं। तो आप क्या करोगे भाई? सिंपल सा है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन में एक एटम का मास। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट हीलियम के लिए कितनी है? 4 है। तो आपने क्या करना है सर, मैं बोल दूंगा कि यहां पर मेरे पास में रखी हुई थी 52 यूनिट्स, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में? ये 4 यूनिट हो जाएगा। सॉल्व कर देना, कितनी बार चला जाएगा? 4 एकम 4, कितना आ जाएगा आपके पास? 13। सिंपल, क्लियर हो गई बात? तो बस रे भैया, इतनी सी कहानी है आपके पास। चलिए जी, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन इसका ऐसा कर लेते हैं जिसके अंदर सारे ही टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे आपके पास में देख रहे हो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम इन AMU, फिर ग्राम्स में, फिर 10 ग्राम में कितने होते हैं, साथ ही साथ में आपके पास में एटम्स में कितनी क्वांटिटी होती है, मतलब सारे वैल्यूज में अंदर आप लोग पूरी तरह से कवर कर सकते हो। और खास करके ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली आपके JEE में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि कई बार यहां पर ऐसी टर्म्सोलॉजी में या टर्म्स के अंदर ऐसा घुमा दिया जाता है ना कि क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप उसका आंसर गलत निकाल कर आते हो। तो यहां पर घुमाया कहां गया है, जरा इधर देखना। क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक मास, कहां गया भाई साहब, पेन तो सिलेक्ट हो जा। क्वेश्चन ये देके रखा गया है कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 50। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो सब यहां पर सॉल्व हो जाएगा। एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कितना दे के रखा है? 50 दे के रखा है। किसकी याद दिला रहा है? ग्राम एटॉमिक मास की। किसकी याद दिला रहा है? AMU एटॉमिक मास यूनिट की। उसी बेसिस पर पहला क्वेश्चन बोल के रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम इन AMU। तो आपको ये बताना है कि भैया पूरे एलिमेंट का मास है 50, तो उसके एक एटम का मास कितना होगा? तो एक एटम का मास कितना होगा भाई साहब? भाई साहब उसमें बहुत 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 ही सिंपल सा हो जाएगा। एक एटम का मास हो जाएगा 50 AMU, ठीक है, जैसा वहां पर आपको सिखाया गया था एज इट इज, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा आपके पास में? 50 AMU हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में एटॉमिक मास एलिमेंट का दे के रखा था 50, यूनिट्स कुछ भी नहीं थी उसके आगे। फिर क्या बोल के रखा है? कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स इन ग्राम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास में देके रखा हुआ है। याद करो क्या कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या कहानी पढ़ के रखी थी? 1 ग्राम एलिमेंट बराबर होता है 6.022 10⁻23, पर यहां एलिमेंट कितना है? 50, मास कितना है? 50 AMU। तो इस वजह से 6.022 10⁻23 एटम्स का यहां पर जो मास होगा वो कितना आ जाएगा? जस्ट सिंपली 50 ग्राम्स, ठीक है। क्या बोल के रखा था? जो वहां पर आपको ग्राम एटॉमिक मास वाली टर्म समझाई थी ना, वही एग्जैक्ट यहां पर लगा के मैंने रखी हुई है कि अगर वहां मास 1 था तो 6.022 10⁻23 लिया था, पर यहां पर उस एलिमेंट का मास कितना है? 50 है। तो इसी वजह से ग्राम के अंदर इतनी क्वांटिटी का मास कितना हो जाएगा? 50 ग्राम्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भाई साहब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 10 ग्राम। जो आपको ये कंपोजिशन देके रखी गई है, इसके 10 ग्राम में कितना यहां पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे? ये क्वेश्चन पूछ के रखा है। बहुत ही सिंपल सा है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे कि सर हम लोगों ने एक टर्म देख के रखी, इसको C नाम देते हैं। हम लोगों ने एक टर्म देखी कि 6.022 10⁻23 एटम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं कितना? 50 ग्राम। ये टर्म हमने समझी थी अभी ऊपर वाले से, 6.022 10⁻23 कंटेन करता है 50 ग्राम। तो अगर आपके पास में 1 ग्राम की बात की जाए तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻23 डिवाइडेड बाय 50 एटम्स। पर हमारे पास में कितने एटम्स है भाई साहब? हमारे पास में है यहां पे टोटल 10 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है तो यहां पर अब आप आराम से निकाल सकते हो कि 10 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 10⁻23,
और मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 50। ये हो गया सॉल्व। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो और यहाँ पर इसको काट दो तो क्या हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, तो 1.2 समथिंग 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 और 10 टू द पावर 23। तो बस इतना सा सॉल्व करना है। सारी वैल्यू तो हमारे पास में दे के रखी हुई है, जस्ट हमको उसको इक्वेट करना रहता है। सेम उसी तरह से व्हाट मास ऑफ द एलिमेंट कंटेन दिस मच ऑफ एटम्स। अब इसका जस्ट उल्टा करना है। पहले हम लोगों को बोला गया था कि 10 ग्राम में कितने एटम है, और अब ये बोला गया है कि इतने एटम में कितने ग्राम है। तो आप क्या बोलोगे सर, डी वाले में वापस से वही वाली टर्म लिख देते हैं कि सर 6.022 10 टू द पावर 23 एटम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 50 ग्राम्स। तो यहां पर एक एटम कितना कंटेन करेगा, एक एटम कंटेन करेगा 50 इंटू बोल रहा हूं 50 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23, ये इतना कंटेन करेगा। अगर एक एटम इतना कंटेन करता है तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 ये कितना कंटेन करेगा, ये कंटेन करेगा 50 डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3.011 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास में 20, तो ये इतना कंटेन कर जाएगा। तो बस इतनी सी कहानी है। यही वो खास बात है जो आप लोगों को यहां पर देखनी है। सिंपली कन्वर्जन्स का मतलब होता है कि भाई इससे ये कितना बनता है और इससे वो कितना बनता है। तो इस तरह के कन्वर्जन, और ये क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहां पर टर्मिनोलॉजी आपके साथ खेलने वाली है। ग्राम एटॉमिक मास के अंदर टर्मिनोलॉजी खेलती है, और जब टर्मिनोलॉजी खेलती है तो भैया सारी चीजें आपके दिमाग से बिल्कुल उड़ जाती है। इसीलिए स्पेसिफिक ये क्वेश्चन को डाला गया है। अब अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो एक चैलेंज आपके पास में इस क्वेश्चन का भी दे रहा हूं मैं, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार एटम की जगह पर उसने नाम बदल के मॉलिक्यूलर मास रख दिया गया है, जो कि कितना है 75। ये तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा। तो अगर आपके पास में 75 यहां पर देके रखा है तो कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स इन AMU। मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 75, तो 100 के अंदर कितना होगा, या फिर बोला जाए कैलकुलेट द मास ऑफ 5000 मॉलिक्यूल्स, ग्राम में कितना होगा, जैसा अभी कैलकुलेट करा था, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन 2.5 ग्राम, एंड व्हाट इज द मास ऑफ दिस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। जैसा अभी करा था ना, सेम वैसा का वैसा ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। ये तुम लोग बोल सकते हो कि भैया होमवर्क भी है तुम्हारे पास में, या बोला जाए कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि आपको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के कन्वर्जन्स क्लियर हो चुके हैं। अगर इतना कर लिया तो आपके कन्वर्जन्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और अगर क्लियर हो जाते हैं तो बस फिर बकायदा आप लोग रिस्पांस में हम लोगों को बता सकते हो कि हाँ सर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन आप लोग को अलग से भी प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उसको सॉल्व करने में लग जाना, क्योंकि वही आपको यहां पर रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप लोगों ने लेक्चर अभी तक पूरा पढ़ लिया है तो भैया आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और इसी के साथ में ही ये लेक्चर आज का तो हम कर रहे हैं एंड। अब नेक्स्ट लेक्चर जो यहां पर होगा वहां पर हम लोग टर्म्स देखेंगे जो आपके पास में मोल कंसेप्ट की टर्म्स होती है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे और फिर उस पर हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करके उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बट ये सब होगा कहां पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। जब तक के लिए इस लेक्चर को हम लोग करते हैं एंड मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में।